नमस्कार, मैं हूं राहुल वर्मा। हम आ पहुंचे हैं हरिद्वार विधानसभा में और हम तो पूछेंगे, प्रोग्राम के तहत हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव जो होगा, उत्तराखंड का चुनाव किन मुद्दों पर होगा और जनता किन मुद्दों के आधार पर जो है वोट करेगी। कोरोना के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों से अपील करेंगे कि मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना की लड़ाई कहीं कमजोर ना पड़ जाए। सर, सबसे पहला सवाल कि जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे आप देखते हैं जिन मुद्दों के आधार पर इस बार का चुनाव होगा? देखो जी, मुद्दा तो हिंदू मुसलमान का ही वो चल रहा है वैसे तो, लेकिन जो पब्लिक है या हम ही है, मैं अपनी बता देता हूँ। मैं तो मुद्दा उस पर हूँ जो महंगाई पे ध्यान दे, क्योंकि नीचे आदमी तो मांगने वाला है, बड़ा आदमी को पता नहीं। हम क्लास मार दिए हैं। गैस, पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, यहाँ तक कि मेरा चाउमीन का काम है। चाउमीन के सारे आइटम महंगे हैं कि मैं इस टाइम खाली बैठा हूँ काम की वजह से, कि काम नहीं है। महंगा इतना है कि सामान खरीदना भारी पड़ रहा। साफ तौर पर कहते हैं कि चुनाव में भले ही कई सारे मुद्दे हों, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि महंगाई पे जो सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आप उत्तराखंड के हरिद्वार के निवासी हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हम। कौन से ऐसे मुद्दे मानते हैं जिन मुद्दों पर इस बार का चुनाव होगा? भाई, मुद्दे मेन तो यही है कि जैसे सड़कें वगैरह और थोड़ा महंगाई, भाई इन्हीं के ऊपर बातचीत है बस, कि थोड़ा महंगाई पे थोड़ा सा होना चाहिए भाई लोग। साफ तौर पर कह रहे हैं महंगाई का जो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और महंगाई जैसे मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए। यानी आम आदमी जो चाहता है, आम आदमी यही चाहता है कि जो उससे जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर जो है इस बार का चुनाव हो। कोशिश करेंगे जानने की इनसे भी कि अगर ये बोलना चाहें तो। सर, इस बार का जो चुनाव है, आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार का? मुद्दा क्या है? तो महंगाई है मुद्दा, और तो क्या मुद्दा होना है? महंगाई है, महंगाई मुद्दा है। मैडम, और कौन से मुद्दे होंगे? सेम में, यानी महंगाई एक बड़ा मुद्दा मानते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जो भी राजनीतिक दल सरकार जिनकी भी बने, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उनका फोकस होना जरूरी है, क्योंकि वो मुद्दे उनसे सरोकार रखते हैं। और साफ तौर पर ऐसे मुद्दे, जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, वो मुद्दे लोग चाहते हैं कि सरकारें, जनप्रतिनिधि उन मुद्दों पर ही बात करें। और कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड के मूड में है क्या और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो किन मुद्दों पर इस बार पोलिंग करके। सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है बड़े महत्वपूर्ण है, इन मुद्दों पर ही उत्तराखंड का चुनाव होगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं इसमें। ऐसे कौन कौन से ऐसे मेन मुद्दे आप मानते हैं? मुद्दे आप किस तरह के मुद्दे कहने नहीं, चुनाव में अगर मान लीजिए एक वोटर की तरह अगर आप वोट करने जाते हैं तो आपके लिहाज में कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके आधार पर आप वोट करते हैं? सारे काम हो रहे हैं हरिद्वार में, ऐसा कोई काम नहीं जो ना हुआ हो। आज तक हरिद्वार वालों ने सोचा भी नहीं था कभी इतना विकास होगा जो हुआ है। कभी सोचा था अंडरग्राउंड बिजली हरिद्वार में आएगी, कभी सोचा था इतनी अच्छी सड़कें, इतने हाईवे बढ़िया होंगे। मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं जो विकास हरिद्वार में हुआ है उस विकास के आधार पर जो है ये वोट करेंगे और अगला जनप्रतिनिधि और सरकार इस मुद्दे पर ही वो चुनना चाहते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं समझने की और जानने की कि जनता के मूड में है क्या, जनता आखिर किन मुद्दों के आधार पर जो है इस बार का अपना जो वोट है वो करने वाली है। सर, आप हरिद्वार के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, हरिद्वार के। कौन से ऐसे मुद्दे आपके लिहाज से हैं जिन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? सर, एक तो हरिद्वार के विकास को लेकर होगा और दूसरा युवाओं के रोजगार को लेकर होगा, लोकल के युवाओं के रोजगार को लेकर। रोजगार को लेकर हाँ जी। होगा, यानी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। लोग कह रहे हैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा है। एक सज्जन हमारे साथ और जानने की कोशिश करेंगे, शायद वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। आपका वोट हरिद्वार में है? हाँ जी। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि इस बार का चुनाव आप वोट करेंगे? हाँ। वोट जो है बीजेपी के नाम से। यानी ये बीजेपी के नाम से वोट करेंगे। तो हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के जहन में क्या है। और जनता जो वोट कर कर न सिर्फ जनप्रतिनिधि चुनती है बल्कि अपनी सरकार भी चुनती है, आखिर उनके मन में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो चुनावी मुद्दे होंगे। हमने अभी हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में लोगों की राय जानी, अब चलेंगे हरिद्वार के दूसरे हिस्से में और समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का हरिद्वार का मूड, हरिद्वार के लोगों का मूड क्या है, कि चुनाव में कौन से मुद्दे जो हैं वो प्रभावी रहने वाले हैं। चलते हैं, हम आप पहुंचे हैं शंकर आश्रम पे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव में जो है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर सरकार उस बार प्रदेश में तय होने वाली है। लोगों से हम लगातार राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, इस बार फिर चुनाव आ गया है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि बड़ा जरूरी है चुनाव में इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होना चाहिए?
सर जो भी मुद्दे आप ये अपना घोषणा पत्र में आप चुनाव शपथ ग्रहण में आप लेते हैं उनको आप पूरा कीजिए। मेरा तो आपसे यही निवेदन है, जो भी आप जनता के साथ में प्रॉमिस करते हैं उनको आप पूरा कीजिए। मुद्दा चाहे कोई भी हो, जो भी पब्लिक के समक्ष आप शपथ ग्रहण लेते हैं सर उसको आप पूरा कीजिए। बस मेरा आपसे हाँ जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वादे जनप्रतिनिधि और सरकार के लोग करते हैं यानी पार्टियां करती हैं उनको उन मुद्दों पर खड़ा उतरना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए। सर कौन से ऐसे मुद्दे हैं उत्तराखंड के लिहाज से आपको लगता है कि इस बार चुनाव में ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और चुनाव इसी मुद्दे पे होगा? देखिए, अगर हम हरिद्वार की बात करें, सबसे पहले आता है बेरोजगारी का मुद्दा। अभी जिस तरह से परिस्थितियां हो रही है, आने वाले समय में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है। उस स्तर पे जो नीचे स्तर के लोग होते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना इस समय में करना पड़ जाता है। और रही अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में अच्छा स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कोई अच्छे हॉस्पिटल कोई नहीं है। हर बार ये वादे किए जाते हैं अच्छा ये काम होगा, पर जो हर बार सरकार इसमें नाकाम रही है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोजगार और स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है और जो जनता है इन मुद्दों पर चाहती है कि राजनीतिक दल भी चर्चा करें, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो भी बात करें। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से लगातार कि जो उत्तराखंड का जो चुनाव होगा वो चुनाव किन मुद्दों पर होगा। और लोग भी बेबाकी से अपनी बात भी रख रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे। सर इस बार का फिर चुनाव है, कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि इन मुद्दों पर ही इस बार का चुनाव होगा, मतलब सरकार तय होगी? एक ही मुद्दा है, बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बाकी क्या बाढ़ में बस। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिक्षा बड़ा जरूरी है और शिक्षा अगर अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर बिल्कुल यानी कह रहे हैं कि अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा, ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो दुरुस्त किया जा सके। और लोगों से हम लगातार न सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि इस बार का चुनाव कैसे और किस रूप में अहम है और कैसे और किस रूप में जनता जो है वो चाहती है कि जो चुनाव है इन मुद्दों के इर्द गिर्द रहे और ताकि जो सरकार अगली बने उन अपेक्षाओं पर वो खड़े उतरे। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं और जानेंगे इनसे, क्योंकि राजनीतिक पतंगबाजी भी शुरू हो गई है प्रदेश में। खाली बैठे, रोजगार काम धंधे नहीं है। और कौन से ऐसे मुद्दे मानते हैं कि जो काम धंधे नहीं है, रोजगार सारे खत्म कर रखे हैं, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, क्या करेंगे? यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोजगार पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की हो सकता है। कुछ लोग और हैं उनसे जानेंगे। इस बार चुनाव फिर आ गया, कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि इस बार इन मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए? मोदी जी होने चाहिए बस। यानी साफ तौर पर मोदी जी, यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी होने चाहिए। मुद्दों पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी होने चाहिए। और कुछ लोग हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव बड़े जो 2022 का होना है उसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ पे शंकर आश्रम पे बहुत पुरानी दुकान है ये, और यहाँ पे क्योंकि कहते हैं चाय और सैलून ऐसी जगह है जहाँ पे चर्चाएं बहुत होती हैं चुनाव को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी। दीपक जी, किस तरह के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दे बड़े जरूरी है और इस पर ही चुनाव होगा? महंगाई बहुत है, पेट्रोल के रेट बहुत महंगे हैं, राशन महंगा हो गया है, सब चीज़ महंगाई में दिक्कत है, इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये जरूरी है मुद्दे। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और जो लोग हैं बेबाकी से, कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ पिछले वर्षों में काम हुआ है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो सरकार जो वादा कर रही है लोगों से उस वादे पर खड़े उतरना चाहिए। उनका कहना है कि राजनीतिक दल जो हैं वो साफ तौर पर जो वादे करे वो पूरे करें। आप हरिद्वार रहते हैं? जी सर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दे बड़े जरूरी हैं, इन मुद्दों पर ही इस बार का चुनाव होगा? इस बार का चुनाव कोई वैसे खास तो मुद्दा है नहीं, और वैसे भी विधानसभा में हरिद्वार विधानसभा है और माननीय मंत्री मदन कौशिक जी हैं हमारे, तो इस बार भी वही आएंगे और सारे वादे उन्होंने पूरे कर रखे हैं ऑलमोस्ट। मुझे कोई मुद्दा ऐसा नजर नहीं आता जो हरिद्वार में विकास ना हुआ। विकास बहुत कुछ हुआ। साफ तौर पर हम कोशिश जो कर रहे हैं कि लोगों की राय जाने, आखिर लोग कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अपना जनप्रतिनिधि और सरकार अगली चुनेंगे। लोगों का, कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं वो बड़े जरूरी है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है और उस विकास के आधार पर ही अगली बार फिर सरकार को चुनेंगे। हरिद्वार के दूसरे क्षेत्र में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन क्षेत्र के लोगों की क्या राय है कि अगला जो चुनाव विधानसभा का होगा वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगली सरकार चुनी जानी है।
हम आप पहुंचे हैं हरिद्वार के कृष्णा नगर मार्केट में और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव उत्तराखंड में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर अगली सरकार चुनी जानी है। सर, आप हरिद्वार में ही रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? अरुण कुमार अहलूवालिया। सर, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सरकार चुनी जाएगी? सरकार मुद्दों से दोनों भटक जाती हैं जी। मुद्दों पे कोई नहीं इलेक्शन लड़ती। इलेक्शन जो लड़ा जाता है हवा का रुख मोड़ने के लिए, सब अपने अपने मतलब के लिए लड़ते हैं। जिन मुद्दों को लेते हैं, जो फॉर्मेट लेके वो चलते हैं, उस पर कोई टिकता ही नहीं है। आप कोई सी पार्टी को ले लो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सब अपनी अपनी बात जरूर कहते हैं, लेकिन 10 दिन पहले वो सारी चीज़ अलग हो जाती है और इलेक्शन जातिवाद, एरियावाद उस पर आ जाता है, जो मुद्दा ही नहीं है कहीं। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुद्दे की बात है, जो चुनाव में मुद्दे जो राजनीतिक दल शुरुआत करते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव आते आते गौन हो जाते हैं और क्षेत्रवाद, जातिवाद जैसे मुद्दे हावी हो जाते हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आप हरिद्वार में ही रहते हैं? जी। भाई साहब, क्या नाम आपका? पंकज अग्रवाल। भाई साहब, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है इस बार चुनाव में बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं? उन मुद्दों के आधार पर ही इस बार सरकार चुनी जानी है। सर, मुद्दे तो मेरे ख्याल से अब कोई रह ही नहीं गए, विकास ही विकास हो रहा है सब। दूसरी बात यह है, समस्या कुछ भी नहीं है। और समस्या ये है, मेन बात आती है लॉकडाउन की। लॉकडाउन से आम आदमी परेशान हो जाता है और इससे क्या होता है कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। अगर अभी से ही सख्ती शुरू कर दी जाए तो मेरे ख्याल से उस स्थिति से निपटा जा सकता है। लेकिन हम लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उस समय गवर्नमेंट ये कहती है कि बाजार बंद कर दो, हम घर में बैठ जाते हैं, अर्निंग की व्यवस्था कुछ नहीं होती, खर्चे जूं के तूं रहते हैं, स्कूल की फीस जूं की तूं रहती है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुद्दा यही होना चाहिए कि स्कूल बंद होने के बाद भी फीस को जो है कुछ कंडीशन तक माफ किया जाए। यानी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ विकास जरूर हुआ, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में जब बाजार बंद हो जाता है तो सरकार के पास कोई बहुत बड़ा विकल्प व्यापारियों के लिए होता नहीं। वो कह रहे हैं कि खर्चे नहीं रुकते, व्यापार बंद हो जाता है, स्कूलों की फीस उनको भरनी पड़ती है। सरकार को उस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों से और समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो बोलना चाहें उनसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कि आखिर इस बार का चुनाव जो होगा, चुनाव किन मुद्दों पर होगा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं। अगर बोलना चाहें, अगर युवा हैं, अगर बोलना चाहें कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, सर कौन से ऐसे मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में जो महत्वपूर्ण होंगे, उन मुद्दों पर ही चुनाव होगा। हम कैसे क्या बताएं? नहीं, व्यापारी हैं, उस लिहाज से कौन से ऐसे मुद्दे जरूरी हैं? कैसे क्या बता सकते हैं? यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो भी बताना नहीं चाहते कि कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव होगा। लेकिन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने उनके एजेंडे हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो है और वो जनता से तमाम वादे वो करते हैं। और उन वादों और उन मैनिफेस्टो के अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में हैं, लोग जो है चाहते हैं कि इन मुद्दों पर ही चुनाव हो और उनके जहन में जब वो वोट करने जाते हैं तो वो भी आखिर किन मुद्दों को वो समझते हैं कि ये मुद्दे बड़े जरूरी हैं और इसी के आधार पर जो है अगली सरकार प्रदेश की बनेगी। और जो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है उत्तराखंड के लिहाज से चुनाव में बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि उन मुद्दों पर ही सरकार चुनी जानी है अगली? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और जो गांव हैं आसपास के उनमें पानी की निकासी नहीं है, सफाई नहीं है, वहाँ पर स्वच्छता का सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। ये 4-5 मुद्दे हैं, ये ज़्यादा अहम है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बड़े अहम मुद्दे हैं। सर, आपने सुना कि बेरोजगारी का भी मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, इसके अलावा कौन से और मुद्दे हैं जो लगता है कि राजनीतिक दलों को इस पे ही चर्चा करनी चाहिए, इस पे ही काम करना चाहिए और यही मुद्दे चुनावी मुद्दे होंगे? हमारे देश की सुरक्षा है सबसे पहले। दूसरा, हमारा पेट्रोल इतना कीमती बढ़ रही है, उससे हर चीज़ की महंगाई उसी से बढ़ती है हमारी, पेट्रोल से। रसोई गैस भी 700 से आज 1000 रुपये हो चुकी है, उसमें से असर पड़ रहा है और वो आपको मेन रखना होगा पहले इलेक्शन में। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा भी जरूरी है तो साथ में पेट्रोल जैसे डीजल की कीमतों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है, क्योंकि आम लोगों का सीधा सरोकार जो है पेट्रोल डीजल से है और ऐसे में जब उसकी कीमतों में लगातार इजाफा होता है तो लगभग सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, जिसका सीधा असर जो है उन पे यानी जनता पर ही पड़ता है। तो लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के लिहाज से क्यों और कैसे जो अगली सरकार चुनी जाएगी वो कौन से ऐसे मुद्दों पर उनको लगता है
है कि इस बार की सरकार उत्तराखंड की तय होगी? कुछ लोग और हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगर बोलना चाहें और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके लिहाज से इस बार का चुनाव का मुद्दा कौन सा होगा। चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से लोग जब वोट करने जाएंगे, जो आप वोट करने जाएंगे, तो कौन से ऐसे मुद्दे आपके जहन में जरूरी होंगे कि उसी आधार पर आप चुनाव में वोट करेंगे? सर, मुद्दों की तो प्रश्न कोई से का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सालों से विधायक और एमपी चुनते चले आ रहे हैं, समस्या जोगी तू ही है, तब भी जो है मुद्दे बने हुए क्यों हैं, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। समझ गए? बाकी जो है हर इंसान ने अपना ही करना है, अपना ही खाना है। तो सड़क का ये हुआ, ये निर्माण तो अपने आप ही होते रहते हैं, तो इनकी कोई क्या भाई एक विधायक कराए ये तो प्रश्न होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो है, समझे सर? यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्दे खत्म क्यों नहीं होते, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो मुद्दे फिर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मुद्दे खत्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब वो जनप्रतिनिधि और सरकार चुनते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि वो जो वादे जनता से वो करें, उसको पूरा करें। कुछ लोग और हमारे साथ हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सर, चुनाव नजदीक है, आपका हरिद्वार में वोट है। हाँ जी। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस चुनाव में बड़े महत्वपूर्ण है और जनता और आप इस मुद्दे के आधार पर ही वोट करेंगे? मेन तो यह है शिक्षा पे ज़्यादा और ध्यान देना चाहिए। जैसे आजकल शिक्षा पे प्राइवेट से ज़्यादा चल रही है, प्राइवेट के, क्योंकि उस पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए ना उनसे सरकार ने। कह रहे हैं कि बच्चों के शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जिन मुद्दों पर इस बार का चुनाव होगा? क्या बता, यानी कुछ कहना नहीं चाहते हैं और कुछ लोग और आए हैं, उनसे समझते हैं। कौन आपका वोट है यहाँ पे उत्तराखंड में? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आपको लगता है कि इस बार का चुनाव होना चाहिए? सबसे बड़े तो महंगाई बढ़ रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, क्या करें बताओ। उसमें महंगाई के कारण लोग नहीं कर रहे। लोग पीछे लॉकडाउन हुआ, बड़ी मार झेलनी पड़ी लोगों को, अब फिर दोबारा से शुरू हो रहा है लॉकडाउन, अब फिर वही झेलनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्या करें। गरीब लोग का तो फिर खाना पीना मुश्किल हो जाएगा ना। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा जरूरी है, विकास भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं, सरकार को, राजनीतिक दलों को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फिर दोबारा भारत में पैर पसार रही है। ऐसे में लोगों को डर सताने लगा है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी तो जो व्यापार पिछले 2 सालों से ठप पड़ा था, जो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, वो दोबारा थमेगी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के जीवन यापन में बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो जाएगी। हरिद्वार के दूसरे हिस्से में चलेंगे और जानेंगे वहां के लोगों के हिसाब से इस बार का चुनावी मुद्दा कौन सा है और कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो अगली सरकार उत्तराखंड में चुनेंगे। चलते हैं हरिद्वार के दूसरे हिस्से में। हम आप पहुंचे हैं हरिद्वार के अपर रोड पे और हम लगातार लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो 2022 का होगा वो किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव होगा। इस बार का जो चुनाव होगा, कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि बड़े जरूरी है और इन मुद्दों पे ही चुनाव होगा इस बार का? भैया देखो, सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की गड्ढे हैं, आप हरिद्वार में निकल जाओ, इतने गड्ढे मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे प्रशासन, मतलब यहाँ पे किसी भी सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देखो, जो भी सरकार आए, हमारी देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अभी कल की आप बात सुन लो कि जब भी हम गए हैं, मतलब चाहे आपका ऋषिकुल हो या रानीपुर मोड़ हो, कई बार मतलब गड्ढों को पूरा ही नहीं करा गया उन्होंने। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सड़क जो है एक बड़ा मुद्दा है हरिद्वार के लिहाज से और इस पे एक काम होना चाहिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे हैं, अपने वादे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जनता को अपने पक्ष में लाने की, ताकि सरकार वो बना सके। कुछ व्यापारी जो हरिद्वार के हैं, जो हरिद्वार के जो व्यापारी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव कैसे और किस रूप में महत्वपूर्ण होगा और जो तमाम राजनीतिक दलों के वादे हैं, जो मैनिफेस्टो है, उसके इतर व्यापारी क्या सोचते हैं हरिद्वार के। सर, इस बार का जो चुनाव होगा, किन मुद्दों पर लगता है कि बड़े महत्वपूर्ण अहम मुद्दे होंगे और जनता इन मुद्दों को ध्यान में रख के ही वोट करेगी इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं, इस बार जो चुनाव होगा ना, वो आर पार का चुनाव होगा, व्यापारी का और प्रशासन का, शासन का। क्योंकि व्यापारी के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक सोचा ही नहीं और ना कुछ किया। राजनीतिक दल तो ये समझते हैं व्यापारी हमारी कठपुतली है, इसे जैसे चाहो वैसे न चालो। लेकिन इस बार व्यापारी ने ठान लिया है कि वो जो है पूरे दोनों तीनों राजनीतिक दलों को इस बार बता देगा कि व्यापारी की ताकत क्या है। सर,
निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि व्यापारियों जो राजनीतिक दल हैं उनके आर पार मुद्दे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगता है कि व्यापार के लिहाज से इस पर ध्यान देना जरूरी था, हो नहीं पाया हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि व्यापार के ऊपर ध्यान देने की बात यह है कि व्यापार में जो सेंटर में सरकार बैठी वो या जो प्रदेश में बैठी सरकार वो, उन्होंने किसी भी तरीके का व्यापारी का ध्यान नहीं रखा। नंबर 1, जीएसटी का कोई भी सरलीकरण हुआ नहीं, हालात बद से ज्यादा बदतर हो गए। मंडी शुल्क जहां पहले 3% थी, गन्ना कानून लगाने के बाद वो समाप्त कर दी। जब गन्ना कानून एमएसपी भी लगाया तो उसे समाप्त कर दिया। अब मंडी शुल्क 7% कर दिया। तो व्यापारी का ध्यान कौन रख रहा? और लड़ाई होगी इस बार आर पार की, व्यापारी की और राजनीतिक दलों की। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि व्यापारियों का शुद्ध कैसे रखा जाएगा और क्यों नहीं रखा गया। सवाल यही है कि सर, क्योंकि चुनाव है, तमाम राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो भी देख रहे हैं, वादे भी सुन रहे हैं, आपके लिहाज से कौन से ऐसे मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिहाज से जो चुनाव में बड़े कारगर होने जा रहे हैं और इन मुद्दों पर ही चुनाव होगा? भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने व्यापारियों की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से जो उठा रहे हैं उसका मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा कहना यह है कि अभी तक जो भी सरकार अब वर्तमान में चली आ रही है, इन्होंने कभी भी व्यापारियों के लिए हमारे सोचा ही नहीं। अब हम 2 साल से कोरोना कार्यकाल से, मतलब कोरोना से जो जूझ रहे हैं, इन्होंने किसी प्रकार के हमारे स्कूलों की फीस और हमारे जो है क्या सीसी लिमिट और बिजली के बिल, पानी के बिल, किसी प्रकार का कोई भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी। हमेशा मतलब हम, जबकि ऐसा नहीं, हमारे व्यापारी नेताओं ने उनसे, मंत्री जी से मिले भी, अपनी समस्याओं से उनको अवगत भी करवाया, लेकिन किसी से कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब की बार मुझे लगता है कि व्यापारी आक्रोशित है और शायद इस बार पलटेगा। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 2 साल का समय कटा कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया जूझी, ऐसे में व्यापार को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कोई कारगर ठोस कदम नहीं उठाए। सर, तमाम लोगों को आप सुन रहे होंगे क्योंकि चुनाव है तो बड़ी कैंपेनिंग भी हो रही है, बड़ी बड़ी सभाएं भी हो रही है, वादे भी हो रहे हैं। और 21 साल के उत्तराखंड में कौन से ऐसे मुद्दे मानते हैं जो युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण और इन मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए? देखो, हम लोग तो व्यापारी की ही बात करेंगे, क्योंकि राजस्व का सबसे बड़ा एक स्रोत अगर उत्तराखंड के अंदर है, जो 37% का लगभग राजस्व इकट्ठा होता है, वो उत्तराखंड के इसी जिले से इकट्ठा होता है। तो मेरा सबसे पहले कहना यह है कि यहाँ के राजस्व के दृष्टिकोण से यहाँ के व्यापारियों को भी सम्मान मिलना चाहिए। कुछ असमानताएं जीएसटी के अंतर्गत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जीएसटी की अपंजीकृत व्यापारी की सीमा जो है 40 लाख तक की है, उत्तराखंड के अंदर 20 लाख है। क्योंकि जीएसटी का कानून एक ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा कानून है, इसके अंदर समानता ही होनी चाहिए, असमानता का कोई स्थान नहीं है। और एक सीट कंपाउंडिंग स्कीम जो 1% टैक्स जमा करते हैं हम लोग, कंपाउंडिंग स्कीम वाली जो है उत्तराखंड के अंदर आज भी तारीख 75 लाख रुपए है और यूपी के अंदर आज भी 1.5 करोड़ रुपए की सीमा है। तो कुछ असमानताएं हैं ऐसी जो मैं सोचता हूं कि अगर हम लोग व्यापारी लोग मिलकर दबाव बनाए, चुनावी मैनिफेस्टो में जितने भी लोग हैं यहाँ के, जितने भी राजनीतिक दल यहाँ पे हैं, उनके मैनिफेस्टो में अपनी ज़्यादा मांग सम्मिलित करवाई जा सके, ताकि चुनाव के बाद हम उन लोगों के ऊपर दबाव बना के अपनी मांगों को बनवा सके। यानी साफ तौर पर सरकार कहती है कि जीएसटी इसलिए लेके आई ताकि व्यापार सरल हो, लेकिन जीएसटी में व्यापारियों के विरोध के बाद कई बार संशोधन किया गया, लेकिन अब भी जीएसटी को लेकर व्यापारियों के मन में है दुविधा की स्थिति। जीएसटी को लेकर जो सरकार की पॉलिसियां हैं उसको लेकर कई व्यापारी कहते हैं कि सरकार ने जो जीएसटी कानून बनाया वो जल्दबाजी में बनाया। सर, उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें सर, चुनाव को तमाम सत्ता पक्ष तमाम विकास के दावे की बात करता है, जबकि अपोजिशन कहता है कि पिछले 5 सालों में और 7 सालों में जो केंद्र की सरकार है उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके दम पर जो है वो सरकार में वापस आने की बात करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे? नहीं, ये बिल्कुल कहना मेरे बात गलत होगा कि कुछ काम नहीं किया। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में रोड बनी है। पहले जहाँ दिल्ली से हरिद्वार आने में और मंसूरी जाने में 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, आज केवल 2.5-3 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है सरकार की कि देखो, ऑल वेदर रोड बन रही है, जो आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ये बड़ा मतलब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी ये सफलता है कि प्रधानमंत्री जी ऑल वेदर रोड बनवा रहे हैं, हमेशा वो चालू रहेगी। ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट पूरे उत्तराखंड की जनता को मिलने वाला है। आप विकास के कार्य देखें, देखो हर जगह आपको किसी भी रोड पे आप चले जाइए, किसी भी गली में आप चले जाइए, बिल्कुल आपको रोड सही मिलेगी, गलियां ठीक मिलेंगी। बहुत ज़्यादा विकास इन 5-7 सालों में जो हुआ है, आगे अगर सरकार आई तो और ज़्यादा विकास ये लोग करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। विकास को लेकर तमाम जो दावे हैं, उन दावों के बीच लोग कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर अपोजिशन को लगता है कि वो अब वापसी करने के मुहाने पे खड़ी है।
उन मुद्दों को किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा है, अभी जीएसटी की बात करी आपने और ये 12% होने वाला था अभी, लेकिन व्यापारियों ने दबाव बनाया, व्यापारियों ने व्यापार मंडल से बंद की कॉल करी, उसमें वो निर्णय सरकार को वापस लेना पड़ा। ऐसा नहीं है, समय समय पर जीएसटी की काउंसलिंग की बैठक होती है, अगर कुछ दिक्कत आती है हम लोगों का विचार विमर्श होकर हम लोगों से बातचीत करके वो वहाँ जाते हैं, तो कम से कम कुछ तो राहत हमें मिलती है ना। ऐसा तो नहीं है कि राहत नहीं मिली। आप एक भी बात बताइए कि अगर कोई बात जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई हो, व्यापारियों ने कोई बात रखी हो और उसमें संशोधन ना हुआ हो, एक चीज बनी है उसमें संशोधन भी समय समय पर हो रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि व्यापारियों की शुद्ध सरकार ले रही है, विकास के काम कर रही है। ऑल वेदर रोड का जिक्र किया इन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों का जो जाल केंद्र की योजना के तहत हो रही है उसका भी जिक्र व्यापारी कर रहे हैं कि उसका लाभ मिलेगा। सर, किस तरह से देखते हैं आप तमाम दावों और विरोधों के बावजूद, यानी सरकार के अपने दावे और विपक्ष के अपने? कोई विकास नहीं हरिद्वार में हुआ है। हरिद्वार में एनडी तिवारी की सरकार थी, हमें सीसी टावर दिया गया, मेला हॉस्पिटल दिया गया, शेडगुल दिया गया, जिससे यहाँ विकास हुआ है और कोई विशेष विकास कोई नहीं हुआ हरिद्वार के अंदर। यानी लोग कहते हैं, कुछ लोग जरूर कह रहे हैं कि विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। सर, किस तरह से देखें फिर? विकास तो निश्चित रूप से हुआ है, ये सबको देखने में भी आ रहा है। बाकी ये है कि हमारी अपेक्षाएं रहती हैं सरकार से, हमारी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए, ये हम कहेंगे। जबकि व्यापारियों के लिए सोचेंगे तभी व्यापारी उनके लिए सोचेंगे। तो इनको आगे भी जो है हमारे लिए यहाँ के पर्यटन का कुछ ऐसा विस्तार करना चाहिए जो हमारा 12 महीने हमारा यहाँ काम चले। यही वो कह रहे हैं कि सरकार को भी व्यापारियों की सुध लेनी चाहिए, व्यापारियों की भी सलाह लेनी चाहिए। सर, तमाम जो विकास के काम सरकार गिनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बेहतर की हैं, कहते हैं ऑल वेदर रोड बेहतर किए हैं, तो सरकार का है। सरकार के लोग कहते हैं, एक मिनट, सरकार के लोग कहते हैं कि कोविड जैसी महामारी में 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया उन्होंने, स्वास्थ्य का ध्यान रखा, जिसके आधार पर उनको लगता है कि इस बार जो ट्रेंड उत्तराखंड का है वो टूटेगा। फिर आप लोग क्यों, आप लोगों को लगता है कि सरकार के लिए मुश्किल होगी चुनाव? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को बता दूं जो कहते हैं कि सरकार में विकास हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया, पुष्कर सिंह धामी जी ने विकास किया, तो ड्यूटी है भाई। आप सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आप देश के मुखिया हैं। अगर देश में आघात आएगा या आपातकाल आएगा तो उससे निकालने की ड्यूटी किसकी है? इज नॉट मी, ये उनकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ये तो तय है कि अगर किसी जगह पे कोई आपदा आती है, उस आपदा को निपटाने का काम उस सूबे के मुखिया का होता है। राशन देना, कोई राशन वो अपने घर से नहीं दे रहे, या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने घर से नहीं दे रही, वो भारत सरकार की जेब से दे रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं कि खड़ा हुआ है, ऑल वेदर रोड लड़ी है। ऑल वेदर रोड बनाने की शुभकामनाएं सबसे पहले हरिद्वार के नहीं, उत्तराखंड के व्यापारियों ने दी थी, क्योंकि इसका व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। रेल आई थी, कर्ण प्रयाग रेल यात्रा, माननीय रेल मंत्री तब सतपाल महाराज हुआ करते थे, वो लाए थे परियोजना, रेल कर्ण प्रयाग रेल योजना तब लाए थे, तब उत्तराखंड के व्यापारियों ने इसका स्वागत किया था। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि योजनाएं जो हैं, जो धरातल पे आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि योजनाएं बहुत पहले से थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इस सरकार में हो रही है। सर, कोविड जैसी वैश्विक महामारी से सिर्फ भारत नहीं जूझा, पूरी दुनिया आज भी लड़ रहा है। जो व्यापारियों के अंदर एक तरह से सरकार से राहत नहीं मिली, उसको लेकर लगातार जो मांगे उठती रही, कहाँ तक काम हो पाया और आगामी चुनाव में ये कितना बड़ा फैक्टर है इस बार? मैं आपको बता दूं कि जब पहला मतलब लॉकडाउन लगा, हरिद्वार के व्यापारियों ने दुनिया भर के अपने एफर्ट इस्तेमाल करके भंडारे चलाए, गरीबों को राशन बांटा, हर तरीके की मतलब उनके लिए सुविधाएं हमने जो हमसे बनना जब तक बना हमने करा। लेकिन उसके बाद जब हमारी बारी आई तो सरकार ने हमें किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करी। और रही ऑल वेदर रोड की बात, ऑल वेदर रोड में आज यहाँ से आप हरिद्वार से दिल्ली चले जाइए, 700-800 रुपये आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ये महंगाई किसके लिए? अगर मान लो आपने हमें ऑल वेदर रोड दी है तो उसमें हमारे मतलब क्या लाभ मिला? आप टैक्स ले रहे हो। सरकार को व्यापारियों की जरूरत थी तो व्यापारियों ने उनका साथ दिया, लेकिन जब व्यापारियों को सरकार की आवश्यकता थी तो सरकार ने उस पर खड़ी नहीं उतरी। सर, जो चुनाव है 2022 का, क्योंकि उत्तराखंड का एक ट्रेंड रहा है, कभी 5 साल कोई सरकार रिपीट नहीं की, दोबारा सत्ता में नहीं लौटी। इस बार जो देख रहे हैं तमाम दावे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम दावों? देखो, हमारे तो कहना ये है कि इसके अंदर जितने भी हम पॉजिटिविटी की बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती? सरकार हर रिपीट हो सकती है अगर वो समाज को समाहित करके चलेगी, समाज की सारी बातों को लेकर चलेगी। अभी कोविड की बात आई, कोविड में सरकार ने बहुत कुछ दिया, ऐसा नहीं है नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है, किसी जगह पे कम पड़ जाती है, किसी जगह पे ज़्यादा सही हो बैठ जाती है। हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सबने अपनी अपनी ड्यूटियाँ पूरी निभाई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ,
मेरा इसके अंदर कहना यह है कि आने वाले समय के लिए हम लोग किस तरीके की तैयारी करें। अभी जो लॉकडाउन की स्थिति आ रही है इससे उबारने के लिए सरकार को कोई ऐसे प्रयास करना चाहिए। सीनियर सिटीजन को वैक्सीन है या सरकार में किसी इस तरह की जागरूकता का अभियान नहीं चाहिए, ना कि किसी तरीके को पूरे शहरों को बंद कर दे, देश को बंद कर दे, उस तरीके की प्रक्रिया को दोबारा नहीं अपनाना चाहिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड जैसी महामारी दोबारा पैर पसार रही है। सर, चुनाव भी नजदीक है और कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से देखें, कैसे हरिद्वार के से क्या सूटेबल, कैसे इसको कंट्रोल भी किया जाए और चुनाव के लिहाज से क्या आप अपील करेंगे? भाई अब इसमें केवल हम लोग यही बात कर सकते हैं कि वर्चुअल बैठक ज़्यादा होनी चाहिए, वर्चुअल मीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए और सरकार को अपनी तैयारी भी पूरी साथ साथ रखनी चाहिए। हॉस्पिटल्स हमें बिल्कुल मेंटेन रखने चाहिए, हमारे को अपनी हर ज़रूरत की चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ये सरकार का काम है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। और वर्चुअल से अगर हम लोग इसको संबोधित करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। यानी साफ तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं लोगों की राय जानने की, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे होते हैं, अपना मैनिफेस्टो होता है, लेकिन लोगों के जहन में कौन से ऐसे सवाल हैं, लोगों के जहन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर न सिर्फ वो जनप्रतिनिधि चुनेंगे बल्कि सरकार भी उसी मानक पे तय होगा। हमने आज सुनाया कि हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में जो इलाके हैं, विभिन्न इलाकों के लोगों की क्या राय थी और 2022 में किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी के दावों में या वादों में दम है और उत्तराखंड की जनता किसको अगला कमान सौंपेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हरिद्वार के लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी और ये साफ कर दिया कि चुनाव का असली मुद्दा होगा तो होगा क्या। अपने सहयोगी मयूर सैनी और सुनील पाल के साथ राहुल वर्मा, TV 100 हरिद्वार।